करते हैं सर। करें सर स्टार्ट। हाँ जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनु भार्गव जी, भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे जी, इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय इजराइल से हिंदी शिक्षिका डॉक्टर मरीना रिमसा जी, इंग्लैंड के यूके हिंदी समिति की अध्यक्षा और निदेशिका डॉक्टर सुरेखा चोफला जी, कजाकिस्तान के अल फरावी कजाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से ओरिएंटल स्टडीज संकाय के मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया विभाग की प्रमुख डॉक्टर दरिगा कोकोएवाजी, इजराइल से प्रस्तुति करने वाले छात्र शैन राहत जी, इंग्लैंड से प्रस्तुति करने वाले छात्र अयान कंसल जी, कजाकिस्तान से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री अलीप बोबा बोटा जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, हिंदी से प्यार है अमेरिका, हिब्रू विश्वविद्यालय इजराइल, यूके हिंदी समिति इंग्लैंड एवं अल फराबी कजाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कजाकिस्तान के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। आमंत्रित हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद प्रकाश जी। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय जी, प्रबुद्ध प्रवक्ता एवं विद्यार्थीगण, साहित्य प्रेमियों, आप सबको करजोर नमस्ते। पिछले 7 महीनों से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, बाल साहित्य और प्रवासी साहित्य अर्थात साहित्य की 7 महत्वपूर्ण विधाओं पर कार्यक्रम का आयोजन करते हुए साहित्य के प्रति युवा पाठकों की अभिरुचि में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। साहित्य पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के अनुभवों से नया ज्ञान प्राप्त करने के अवसर उत्पन्न किए गए। आज साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम की श्रृंखला को एक नई दिशा प्रदान करते हुए हम साहित्यानुवाद पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वही कर सकते हैं जो स्वयं बहुत लंबे समय तक साहित्यानुवाद कार्य में संलग्न रहे हैं और जिनके अनुवाद कार्यों को विशेष पहचान प्राप्त हुई है। ऐसे ही एक कर्मठ भाषाकर्मी और साहित्य के समर्पित अनुवादक प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे जी ने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे जी से और उनके अनुवाद कार्यों से परिचित कराया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूसी अध्ययन केंद्र से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित देश इजराइल, जहां हिब्रू और अरबिक भाषाओं की प्रमुखता है, वहां हिंदी भाषा भी सीखी और सिखाई जा रही है। इसका रेखांकन गर्व के साथ किया जाता है।
इज़राइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मरीना रिमशा जी का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा भाषी होकर आपने हिंदी का गहन अध्ययन किया और इस भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग में आपने विशेष योग्यता प्राप्त की। आप जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा रही हैं और हिंदी कविताओं का अपनी मातृभाषा में आप निरंतर अनुवाद करती हैं। अपने विद्यार्थियों से भी आप साहित्य अनुवाद कराती हैं। डॉक्टर मरीना रिमशा जी और उनके विद्यार्थी शय राहत जी का मैं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंग्लैंड में भारतीयों की संख्या अधिक है, परंतु वहां की पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन के अभाव के कारण यूके हिंदी समिति की स्थापना की गई, जहां पर श्रीमती सुरेखा चोफला जी के संचालन में विभिन्न स्तरों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। डॉक्टर सुरेखा जी ने हमें बताया कि वे प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों से साहित्य का अनुवाद नहीं कराती है, लेकिन साहित्य पढ़ाते समय अनुवाद का सहारा लेती हैं। यह प्रशंसनीय है कि यूके समिति के अध्ययन करने वाले छात्र हिंदी में कविताएं भी लिखने का प्रयास करते हैं। आज यूके समिति से श्री अयान कंसल अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करेगा और इस कविता का उसने अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया, इसके बारे में वह अपना अनुभव भी साझा करेगा। डॉक्टर सुरेखा, श्रीमती सुरेखा चोफला जी और आयान कंसल जी का मैं स्वागत करती हूँ। सितंबर और अक्टूबर महीने में हमें क्रमिक रूप से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के हिंदी प्रवक्ताओं और विद्यार्थियों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज कजाकिस्तान के कजाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डरिगा कोकेवा एवं पीएचडी की छात्रा कुमारी अलिप बेवा बूटा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी और विश्व हिंदी सचिवालय के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री प्रकाश वीर जी का हृदय से स्वागत है। जूम एवं फेसबुक से जुड़े सभी हिंदी प्रेमियों और साहित्य प्रेमियों का दिल से स्वागत किया जाता है। आप सबको मैं नमन करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के पहले छात्र प्रस्तुतिकर्ता को सुनते हैं। पहले छात्र प्रस्तुतिकर्ता हैं इजराइल से श्री सैम राहत जी। आपने हिब्रू विश्वविद्यालय इजराइल से एशियाई धर्मों और हिंदी भाषा के विषयों पर स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आप अब तेल अवीव विश्वविद्यालय से हिंदू धर्म पर स्नातकोत्तर की डिग्री करने की योजना बना रहे हैं। आप हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आपका स्वागत है श्री सैम राहत जी। धन्यवाद प्रकाश जी। तो सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी और हर व्यक्ति को जिसने इस कार्यक्रम का इंतजाम किया धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी आदरणीय हिंदी अध्यापिका डॉक्टर मरीना रिमशा जी
का आभार हूँ जिसने मुझे यहाँ बुलाया। आज मैं अनुवाद के बारे में बात करना चाहता हूँ, विशेष रूप से कविता का अनुवाद। ये मुश्किल क्यों है, संभव कैसे है, और भाषा के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक क्यों है। 2 साल पहले हमने हिंदी कक्षा में कविता का अनुवाद प्रोजेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट में मैंने विनोद कुमार शुक्ला जी की कविता का अनुवाद किया। यह कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। अनुवाद का अनुभव नया समझ देता है, और विशेष रूप से कविता का अनुवाद। ये विचार भाषा और कविता के बारे में है, लेकिन इससे पहले मुझे भाषा सीखने की बात करनी चाहिए। मेरी मुख्य भाषा हिब्रू है। मैं हिब्रू में जीवन जीता हूँ, मैं हिब्रू में हर दिन बोलता हूँ, हिब्रू में सोचता हूँ और समझता हूँ। लेकिन जब मैं दूसरी भाषाओं में बोलता या लिखता हूँ तो नया समझ आता है। बिना संस्कृति भाषा नहीं होती है। बिना संस्कृति का प्रसंग भाषा का मतलब खो जाता है। संस्कृति के बिना भाषा एक तकनीकी औजार हो जाती है। हिंदी सीखने के लिए हिंदी वाले लोगों से बात करनी चाहिए और हिंदी में लिखी हुई रचनाएं पढ़नी चाहिए। इस तरह हिंदी के विद्यार्थी इसकी संस्कृति सीख सकते हैं। तो इस संदर्भ में मेरी राय है कि कविता एक भाषा का सबसे अच्छा और परम उपयोग है। कविता में भाषा के अलग अलग परतों का उपयोग किया जाता है। संस्कृति का परत उनमें से मुख्य परत है। एक महान कवि एक ही शब्द में अपने पाठक के मन में स्वाद, गंध या भावना पैदा कर सकता है। इसलिए कविता लिखना, सीखना और अनुवाद करना बहुत आवश्यक है। तो मैं कविता का अनुवाद करना कैसे सकता हूँ? मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, कोई हिंदी वाला या प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं कवि का इरादा कैसे समझ सकूं? हिंदी के विद्यार्थी के तौर पर मुझे हिंदी भाषा के बारे में बहुत कम मालूम है। मैं कैसे अनुवाद करूं? लेकिन कविता की फॉर्म यानी रूप के साथ कंटेंट भी आती है। विनोद कुमार शुक्ला की कविता
हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। इसका मुख्य विषय मनुष्यता है। यह एक यूनिवर्सल विषय है। मैं हताशा की भावना जानता हूँ। करुणा भी, और किसी के साथ होना किस तरह आराम दे सकता है, यह सब मैं जानता हूँ। इसलिए मैं यह अनुवाद कर पाया। निष्कर्ष मैं कहना चाहता हूँ कि भाषा का सांस्कृतिक पहलू समझने के लिए कविता का अनुवाद विशेष रूप से आवश्यक है। बहुत धन्यवाद। इजराइल से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र श्री सैराह जी को धन्यवाद। अगले छात्र इंग्लैंड से प्रस्तुति देंगे श्री अयान कंसल जी। आप लगभग 5 वर्षों से यूके में हिंदी पढ़ रहे हैं। आप हर सप्ताह 1 घंटा हिंदी सीखते हैं। आप अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं, पर अब आप अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करने में रुचि ले रहे हैं। आपका स्वागत है श्री अयान कंसल जी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयन कंसल है और मैं 14 वर्ष का हूँ। मैं इंग्लैंड से हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा जो मैंने खुद लिखी है अंग्रेजी में, लेकिन अपने पिता और शिक्षक के सहायता से उसको हिंदी में अनुवाद किया है। कविता सुनाने से पहले मैं मॉरिशस टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ आज मुझे निमंत्रित करने के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले अपनी अंग्रेजी की कविता सुनाता हूँ जिसका नाम है तिरंगा। The Himalayan mountains, covered in ice, with many pilgrimage sites oh so holy, its summits and beauty, like paradise, devotees make their way up oh so slowly. The nation is united by the Tiranga, each color signifying its attributes. Heads held up high with dignity and honor, each Indian staying true to their roots. The rich saffron marks the courage and sacrifice, brave soldiers fighting for our homes and protection. The martyrs' lives were valuable yet had no price. The nation respects their courage by showing affection. The subtle white color marks the peace and truth, helping others in need and always being kind. These are the ways that are followed by the Indian youth. These are the ways that are followed by great mankind. The natural green color marks faith and fertility, with many crops grown by farmers for the growing country. Great society, having great faith, gives a sense of stability. With stomachs full, the nation will not go hungry. The Ashoka Chakra marks the movement and progress, as Bharat is quickly advancing in every sphere. Self-control, self-sacrifice, and selflessness are some of the virtues that benefits Bharat's welfare. अब मैं आपको सुनाऊंगा अपनी हिंदी में जो मैंने अंग्रेजी से अनुवाद किया है। पवित्र तीर्थ हैं कितने बर्फानी हिमालय पर यहाँ, धीरे से काफिले भक्तों के चले जा रहे, स्वर्ग सी सुंदर चोटी है जहाँ। जुड़े हैं भारतवासी अपने संस्कारों की जड़ों से, गरिमा और सम्मान से सर ऊंचा उठाए। जुड़ा है राष्ट्र जो मनोहर तिरंगे से, हर रंग इसके सभी गुणों को दर्शाए। सस्नेह सम्मानित हैं सभी वीर जो बहाते हैं देश के लिए रक्त का दरिया। उन शहीदों के अमूल्य जीवन के साहस और त्याग का रंग है केसरिया। यहाँ हर युवा की पहचान है सहानुभूति और दया, पर रहे वह सदैव ही सचेत, मानवता का करते रहे अनुसरण। फलतः शांति और सत्य का रंग है श्वेत। लहलाते खेत है कृषकों के यहाँ, ना रहे शुदित कभी कोई किसी के संग। विवेक और स्थिरता का मार्ग हो सदा, इसलिए उर्वरता और आस्था का हरा है रंग। निस्वार्थ और संयम से चलते रहो और बढ़ते रहो। यही है जीवन का चक्र, तीव्र गति से बढ़ते रहो। है प्रगति का मार्ग दर्शाता अशोक चक्र, अशोक चक्र। धन्यवाद।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंग्लैंड से आयान कंसल जी को हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं कजाकिस्तान से सुश्री अलीप बोबा बोटा जी। आप अल फरावी कजाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कजाकिस्तान में ओरिएंटल अध्ययन संकाय में डायरेक्टरेट की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। आपके शोध का विषय प्रेमचंद की रचनाओं में शैक्षिक विचारधारा का सार है। आप हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आपका स्वागत है सुश्री अलीप बेबा बोटा जी। नमस्ते जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी आ जी रहा है, मैडम। बिल्कुल। विश्व हिंदी सचिवालय के सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई देना चाहती हूँ। मैं अल फरावी कज़ाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओरिएंटल अध्ययन संकाय के तीसरी वर्ष की डॉक्टर छात्रा अलीप बोटा हूँ और आज मेरा प्रतिवेदन प्रेमचंद की रचनाओं में शैक्षिक विचारधारा का सार के बारे में होगा। मैं अभी डॉक्टर ये रिसर्च मेरा काम है। प्रेम आपका म्यूट जी। ओके। प्रेमचंद की रचनाओं में शैक्षिक विचारधारा को मुझे इसके बारे में लिखना है और सबसे पहले मुझे ऐसा मन में ऐसा ज्ञान आया कि मुझे अच्छा होगा अगर मैं कज़ाक कोई लेखकों के साथ उसका तुलना करूंगी और इसलिए मुझे अनुवाद करके और कज़ाक साहित्य में लेखकों के रचनाओं में से तुलना अच्छी तरह से ऐसा करने का ज्ञान पैदा हुआ। कलाओं में सबसे मूल्यवान है कथा साहित्य। समाज और साहित्य का संयोजन सीधा संचार की लहर में रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय और कज़ाक समाज ने बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ पैमाने पर आध्यात्मिक पुनरुत्थान का अनुभव किया। एक बुद्धिमान समूह का गठन किया गया जिसने लोगों के मन में लोकतांत्रिक विचारों का स्थापित करने और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस समूह के आध्यात्मिक नेता जिन्होंने लोगों के मन के प्रबुद्ध किया। कज़ाक समाज में प्रसिद्ध लोकप्रिय हस्ती प्रतिनिधि थे, जबकि भारतीय समाज में वे प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने महात्मा गांधी की मानवतावादी का महिमान्वित किया। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में शामिल थे। ज्ञानोदय काल पश्चिमी और पूर्वी देशों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है। ये वो अवधि है जिसने बौद्धिक आंदोलन, अंधेरे से बाहर आना, क्रांति के माध्यम से उपनिवेश से मुक्ति और तर्कवाद और स्वतंत्र सोच के आधार पर समाज की श्रेणी में बदलाव का नेतृत्व किया। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो चाहे भारतीय समाज हो या कज़ाक समाज, दोनों देशों के लोगों को 20वीं सदी के शुरुआत में बड़े बदलावों का अनुभव करने पड़ा, क्योंकि इतिहास ने अपने आदेश का पालन किया। ये ऐसा
तथा मनोसाहित्य की प्रसिद्ध कृतियों में भविष्य का घटनाओं की भविष्यवाणी की हो और लोगों के कुछ नवीन करने के लिए आमंत्रित किया हो। अंधेरे से जागने के लिए देश की खातिर महान कवियों लेखकों ने श्वेत पृष्ठ प्रभाव डालने के लिए अथक परिश्रम किया और नई दुनिया का जन्म हुआ। मेरा आवाज आ रहा है? ओके। जी हाँ। प्रेमचंद ने अपना उपन्यास रंगभूमि 1926 वर्ष की शुरुआत में उर्दू में लिखा था और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है और 1925 में प्रकाशित किया गया। ये कार्य इस दौर में आम लोगों के भाग्य को दर्शाता है जब संक्रमण काल में पूंजीवाद की शक्ति पर आधारित नई नैतिकता में के हमले के तहत वैचारिक संबंध दे रहे हैं। साथ ही कार्य के नायकों के वर्ग विभाजन का स्वतंत्र विस्तार से वर्णन किया गया है और देश का राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास महान भारतीय लोगों की खुशी के लिए संघर्ष के विचार में परिलक्षित होता है। इस बिंदु पर यदि हम कज़ाक साहित्य से तुलना करते हैं तो हम लोकप्रिय हस्ती के प्रतिनिधियों का उल्लेख कर सकते हैं जिनका लक्ष्य कज़ाक लोगों को अंधेरे से जगाना है। लोकप्रिय हस्ती के एक समूह प्रतिनिधि है जुसुपेक आइमौतोव के कार्यों में इसे तुलनात्मक विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि मैंने प्रेमचंद के कार्यों के साथ एक समान विचारधारा देखी थी। विशेष रूप से आइमौतोव ने उपन्यास, इसका नाम है कार्तोजा, को इसलिए चुना गया क्योंकि ये प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि की विचारधारा से मेल खाता है, लेकिन अनुवाद के लिए और संस्कृति को समझने के लिए ये अच्छी तरह से अच्छा हुआ, मैंने सोचा। बात का विश्लेषण करने पर हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद और आइमौतोव की लेखन शैली यथार्थवत है। जहां तक सवाल है कि विश्लेषण कैसे किया गया है, दिए गए लेखकों के कार्यों से परिचित होने के बाद उपन्यास में दिए गए अध्याय के शब्दों को कोट करके इसकी तुलना की गई कि कौन सा शब्द अधिक बार दिखाई देता है और भावनात्मक रूप से गहरे शब्दों के साथ लेखक ने मुख्य रूप से किस शैली में लिखा, इसके संदर्भ में करीबी अर्थ है। इस विश्लेषण को लेखकों की छवियों से देखा जा सकता है जिन्होंने यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया गया है। दोनों देशों के लेखकों के उपन्यास गरीबी की समस्याओं का वर्णन करते हैं। चूंकि ईमानदार दुनिया का चित्रण करने वाले लेखकों ने उस समाज के लिए एक विस्तृत विचार लिखा है जो लोगों की स्मृति में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। प्रश्न उत्तर पद्धति का उपयोग भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधार रूप से किया जाएगा ताकि ये स्पष्ट रूप से साबित किया जा सके कि कैसे के विचार प्रबुद्धता ने कई पथकों की
जागृति पर समाज के सामाजिक आधुनिकीकरण को प्रभावित किया। किसी व्यक्ति की ज्ञान और अनुसंधान की इच्छा किसी भी समय और किसी भी युग में स्पष्ट रूप से विभाजित होती है। परिवर्तन के बिना समाज स्थिर नहीं रहता। समाज को आकार देने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से स्वयं को बदलने से शुरुआत करता है। यदि हम किसी भी देश की ऐतिहासिक विरासत पर नजर डालें तो वहाँ एक प्रसिद्ध राजनीतिक, वैज्ञानिक, विचारक, लेखक, शिक्षक और राष्ट्र का हितैषी हुआ। उनका लक्ष्य समाज को एक नए स्तर पर ले जाने था। मुझे लगता है कि हमारे लेखक जो शिक्षा के दूत थे, उन्होंने अपने कलम को अपना मुख्य हथियार बनाया और लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह संस्कृति विकसित हुई और देश जीवंत हुआ। धन्यवाद। कजाकिस्तान से सुश्री अली बेबा बोटा जी को हम सभी से हिंदी साहित्य के प्रति अपने विचार साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम डॉक्टर मरीना रिमशा जी को आमंत्रित करते हैं, जो इजराइल से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने इंडोलॉजी, टिबेटोलॉजी तथा धर्म के तुलनात्मक अध्ययन की पढ़ाई की है। आपने भाषा विज्ञान में संस्कृत, पाली और हिंदी भाषा का भी अध्ययन किया है। आपने हिंदी दलित आत्मकथाओं पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद आपने जर्मन और स्वीडन में हिंदी अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप 2011 से जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य की अध्यापिका हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, डॉक्टर मरीना रिमशा जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब डॉक्टर माधुरी जी ने मुझे आपके सामने अपने अनुभवों और विचारों के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मुझे इस अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपकी हार्दिक आभारी हूँ। मैं हिंदी कविता के अनुवाद के संदर्भ में दो अलग बातें बताना चाहूंगी। पहली बात है हिंदी भाषा को सिखाना। दूसरी हमारा वर्तमान प्रोजेक्ट जिसमें हम हिंदी से हिब्रू और अब हिब्रू से हिंदी में भी कविताओं का अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी कविता मेरे दिल को बहुत करीब है। मैं 5 भाषाएं बोलती हूँ, उनमें से 2 मेरी मातृभाषाएं हैं, लेकिन जिस भाषा की कविता मेरे लिए बहुत विशेष है वो हिंदी है। मेरे अनुभवों के अनुसार हिंदी कविता न सिर्फ प्रेम की बात करती है और न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता की, बल्कि इसके साथ साथ इसकी बात भी करती है कि मनुष्य होने का मतलब क्या होता है और हमें अच्छे इंसान बनने के लिए क्या करना है और क्या होना है, किस तरह सोचना है। ये सब हिंदी कविता में है और इसका अनुवाद करना, ये दूसरों के लिए उपलब्ध करना, ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी काम है। मैं सोचती हूँ कि मैं एकदम भाग्यशाली हूँ कि संयोगवश में इसी भाषा की अध्यापिका बन गई जिसमें इस प्रकार की कविता लिखी गई है और लिखी जाती है।
तो मैं हिंदी भाषा सिखाने के बारे में कुछ कहूँगी। कि जैसे कि शाही ने कहा था, कुछ साल पहले मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें हर एक छात्र, पहले और दूसरे साल के छात्र इसमें शामिल थे। तो हर एक छात्र अपने लिए एक कविता चुनी थी। हर एक कविता के साथ एक यूट्यूब से लाई हुई रिकॉर्डिंग भी थी और कुछ हफ्तों तक हर छात्र अपनी कविता को न सिर्फ समझने और अनुवाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अच्छी तरह सुनाने की कोशिश भी। छात्र अपने आप को कविता सुनाते समय रिकॉर्ड कर रहे थे और मुझे भेज देते थे ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। फिर चूंकि सन 2022 में भारत और इसराइल के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंध के स्थापित हुए 30 साल बीत गए थे, हमारा विश्वविद्यालय, हिब्रू यूनिवर्सिटी और भारतीय दूतावास ने एक त्योहार आयोजित किया था, जिसमें हमारे विभाग के विद्यार्थी ने ये कविताएं मंच पर प्रस्तुत की थी, अपने द्वारा किए हिब्रू भाषा में अनुवाद के साथ। इस प्रोजेक्ट के दौरान पता चला कि हिंदी कविता न सिर्फ कि हिंदी कविता का अनुवाद करना न केवल इसलिए उपयोगी और सहायक है कि छात्र नए शब्द, नए वाक्यों के अर्थ सीखते हैं, बल्कि भाषा की ध्वनि और उनकी लय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, जो दूसरे माध्यमों से इसी तरह सिखाया नहीं जा सकता है। एक तरफ से हिंदी भाषी लोगों को कविता सुनाते हुए सुनना और दूसरी तरफ अपने आप कविता अच्छी और सही तरह सुनाने को सीखना छात्रों को हिंदी भाषा को महसूस करने सिखाया है और ये कौशल भाषा को सही मायने में जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक है। आज जब हमारा देश इतने मुश्किल दिनों से गुजरता है और हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई, अपने विद्यार्थियों के साथ मैं फिर हिंदी कविता का अनुवाद कर रही हूँ। हम जिन कविताओं का अनुवाद करते हैं, उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि वे सार्वभौमिक हैं। वे ये विषय संबोधित करते हैं जो हर एक मनुष्य से समझे जा सकते हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताएं, केदारनाथ सिंह जी, बशीर बहादुर जी, कुंवर नारायण जी की, और भी कवि और कवियत्री हैं जिनकी कविताओं का अनुवाद हम कर रहे हैं। और उन सभी में जो समानता है वो ये है कि वे मनुष्य की मनुष्यता की याद करती हैं। ये कविताएं हम YouTube के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं और इस तरह आशा है हम हिंदी कविता और हिंदी भाषा भी लोगों को कुछ ज्यादा करीब ला पाएंगे। हमने हिंदी से अंग्रेजी और हिब्रू में अनुवाद से शुरू किया था, लेकिन फिर एक दिन संयोगवश 2 लोगों का फोन आया। एक था डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का और दूसरा विनोद पावर जी का, जो तेल अवीव के भारतीय दूतावास में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक है। और वे दोनों, डॉक्टर माधुरी जी ने और विनोद जी ने, मुझसे पूछा कि हम हिब्रू से हिंदी में अनुवाद क्यों नहीं करते। मैंने सोचा कि ये संभव नहीं होगा, क्योंकि जब एक भाषा से अनुवाद किया जाता है तो उसे मातृभाषा की तरह जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, जो लक्ष्य भाषा यानी कि टारगेट लैंग्वेज है, उसे एकदम संपूर्ण रूप से मातृभाषा की तरह जानना चाहिए, ये मैंने सोचा। फिर भी मैंने तय किया कि मैं कोशिश करूं और अब मेरे पास एक छोटी सी कविता है
जिसका अनुवाद मैंने एक छात्र के साथ किया और मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ ताकि आप हमें कहें कि क्या हमको हिब्रू से हिंदी में कविताओं का अनुवाद जारी रखना उचित हो या नहीं। ये एक छोटी सी प्रेम कविता है जो लेया गोल्डबर्ग द्वारा करीब 100 साल पहले लिखी गई थी। टोकरी सितारों भर। टोकरी सितारों भर, सरसराती घास की खुशबू, गहरे औस की गहराई में मेरा दिल धड़कता है। ले तेरे कदम करीब आते हजारों औस की बूंदे कंपाते हैं। गहरे औस की गहराई में मेरा दिल धड़कता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस यही छोटी सी कविता है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मेरा एक निवेदन है। अगर आपको हिंदी कविता पसंद है और आप हमें सुझाव देना चाहेंगे कि हम कौन सी कविताओं का अनुवाद करें, तो जरा मुझे ईमेल भेजिएगा। मैं आपकी आभारी रहूंगी। बस मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत धन्यवाद। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए इजराइल से डॉक्टर मरीना रिम्शा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम श्रीमती सुरेखा चोफला जी को आमंत्रित करते हैं, जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप यूके के हिंदी समिति की अध्यक्षा और निदेशिका हैं। आप आईटी कंपनी की सेवानिवृत्त वित्त निदेशिका हैं। आप पिछले 30 वर्षों से यूके में बच्चों और वयस्कों को हिंदी पढ़ा रही हैं। आप हिंदी समिति यूके और यूरोप में वार्षिक हिंदी परीक्षाएं और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित कराती हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, श्रीमती सुरेखा चोफला जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। सॉरी अबाउट दैट। धन्यवाद और नमस्कार सभी को। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं माधुरी जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे वास्तव में कहा गया था कि अनुवाद के बारे में कुछ कहूं, लेकिन जैसा कि इन्होंने भी बताया है कि हिंदी समिति वास्तव में अनुवाद पर इतना ध्यान नहीं देती जितना शिक्षण पर ध्यान देती है। तो मैं थोड़ा सा पहले हिंदी समिति के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। हिंदी समिति इसीलिए बनाई गई थी कि एक तो हिंदी के साहित्य को आगे बढ़ाया जा सके यूके में, और दूसरा यहाँ पर यहाँ जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है वो उसके द्वारा हिंदी के लिए कोई स्थान अभी नहीं है यहाँ के स्कूलों में, और ना ही उसकी कोई परीक्षाएं होती हैं। और यूरोपियन भाषाओं की और कुछ और दूसरी भाषाओं की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन हिंदी की नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने इस ओर ध्यान दिया कि यहाँ विद्यार्थियों को हिंदी आनी चाहिए। बहुत से जो हमारे यंग स्टूडेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, वो जिनकी पैदाइश यहाँ यूके की ही है और अक्सर घर में हिंदी नहीं बोली जाती है, उन विद्यार्थियों को हम हिंदी पढ़ाते हैं। और बहुत से व्यस्त, विशेषकर आजकल बहुत से पार्टनर्स हैं जो भारतीय मूल के नहीं हैं, तो वो भी हिंदी सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये संस्था शुरू की थी कि उन्हें हिंदी पढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हमें ये जानना आवश्यक होता है कि उन्हें कितनी अच्छी हिंदी आई है या नहीं आई है, तो इसका क्या किया जा सकता है। बहुत सी संस्थाएं हैं अलग अलग, कम से कम मुझे लगता है कि लगभग 50 की संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय यहाँ, और अपने अपने ढंग से वो हिंदी पढ़ाती हैं।
लेकिन हम अपना जो हमारे पास सिलेबस है और हमारे जो हिंदी पढ़ाने के ढंग है वो हम सभी के साथ शेयर करते हैं, और वो आई थिंक इसका अच्छा उपयोग भी करते हैं। लेकिन इससे आगे बात ये है कि अ, यहाँ पर जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है हिंदी या किसी भी दूसरी भाषा को टेस्ट करने का, उसमें अनुवाद नहीं किया जाता। तो इसलिए हमने कभी परीक्षाओं में अनुवाद के लिए कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं रखा है। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें अनुवाद अवश्य करवाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। जैसे कि कोई एक पैराग्राफ हमने दिया है यहाँ के इंग्लिश साहित्य की, कोई जो किसी बच्चे को जो भी अच्छा लगता है उसका एक पैराग्राफ, हाँ भाई इसको हिंदी में इसका अनुवाद करो। तो इस तरह का अनुवाद हम अवश्य करते हैं, लेकिन उसकी असेसमेंट हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी जितने भी लोग जो अभी बातचीत कर रहे थे वो पीएचडी या यूनिवर्सिटी के हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 वर्ष की आयु से लेकर 60-70 वर्ष जितनी भी कोई हिंदी सीखना चाहे सभी सीखते हैं, और उन सब की असेसमेंट भी होती है हर वर्ष। हमारा अपना सिलेबस है जो सभी स्थानों में लागू है, जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विशेषकर केवल यूके में ही नहीं, स्विट्जरलैंड में, आयरलैंड में, और एक दो संस्थाएं यूएस में भी हैं। यूएस की विशेषकर इसलिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि वो अपनी असेसमेंट कर सके हमारे साथ। और हम केवल लिखना पढ़ना ही नहीं कि वो उन्हें वो आना चाहिए, साथ में इस चीज का भी ध्यान होता है कि उन्हें बोलना और समझना ठीक से आता है। तो हमारी भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं जैसा कि अभी उन्होंने बताया, और उसके साथ साथ हम वाद विवाद की भी प्रतियोगिताएं करते हैं, जो और उनमें से जो अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन केवल जो अच्छे हैं वही नहीं, हम इनसे इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि बहुत से विद्यार्थी हमारे जो हैं वो शायद कुछ अलग दूसरे विद्यार्थियों जैसा उतना अच्छा हिंदी में कभी भी शायद बात ना कर पाए, क्योंकि उनकी सिचुएशन घर में ऐसी होती है कि वो नहीं कर सकते या अपनी अभ्यास नहीं कर पाते। तो उनका भी ध्यान रखा जाता है कि उन्होंने अपना कितना एफर्ट डाला है हिंदी सीखने में। तो हम हर वर्ष अपने विद्यार्थियों को भारत भ्रमण के लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम सदैव 2 या 3 लगभग भारतीय साहित्यकारों के स्थानों पर उन्हें लेकर जाते हैं, ताकि उनकी रुचि भारतीय साहित्य से बनी रहे। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी आपको। रियली अपोलोजाइज कि मैं खुद भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करती हूँ कंपैरेटिवली बाकी सबके, क्योंकि मैं खुद भी लगभग 14 वर्ष की थी जब मैं भारत से इंग्लैंड में आई। तो वो बहुत जल्दी से यूज हो जाता है, बीच में क्या कर सकते हो। तो लेकिन हाँ, जैसे कि एक हमारा विद्यार्थी था, वो वेस्ट इंडियन है, लेकिन उसे हिंदी में रुचि थी और उसे मुंशी प्रेमचंद के नॉवल पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो हम जब बनारस का ट्रिप हमने किया तो वो उस वक्त एक्चुअली सोलिसिटर है और काम कर रहा था, लेकिन उसने स्पेशली 5-6 दिन के लिए छुट्टी ली ताकि जब हम बनारस में हो तो वो हमें वहां पर ज्वाइन कर सके और मुंशी प्रेमचंद के स्थान पर जा सके। और इसके साथ साथ हमारी एक विद्यार्थी थी अभी, जो हम जब झांसी में थे तो चिड़गांव में गए, और वहाँ मैथिली शरण गुप्त का स्थान है बहुत बड़ा, और वो उससे इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपना प्रोजेक्ट नया उस पर लिखना शुरू किया मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर। तो लेकिन हमने कभी अनुवाद का नहीं, हम सीधा चाहते हैं कि ये लोग हिंदी में ही लिखें और हिंदी समझे। अभी जो हमारा एक विद्यार्थी था आयन कंसल, उसने पहले वो कविता वास्तव में इंग्लिश में ही लिखी थी और उसकी प्रथम भाषा भी इंग्लिश ही है, लेकिन उसने अभ्यास के साथ उसे हिंदी में उसका अनुवाद किया। और मैं बहुत बार प्रेरित करती हूँ अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को कि वो इंग्लिश में जो भी उन्हें अच्छा लगता है उसका अनुवाद हिंदी में भी कर पाए, ताकि लोगों को ही नहीं, हमें भी दिखता है, हमारे शिक्षकों को भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी दिखता है कि अगर वो अनुवाद अच्छा कर सकते हैं तो इसका अर्थ ये भी होता है, निकलता है कि उनकी हिंदी भी उतनी ही अच्छी हो रही है।
तो अनुवाद शायद आवश्यक ही है, लेकिन हमने ये कभी किसी को प्रेरित अभी तक नहीं किया है कि वो हिंदी की कविताएं या हिंदी का साहित्य उसे वो उसका अनुवाद इंग्लिश में करे, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि उन्हें हिंदी अच्छी आनी चाहिए। तो अभी आई थिंक आज के कार्यक्रम के बाद मैं देखती हूँ कि हम अपने विद्यार्थियों को ये भी सिखाएं कि हिंदी के कोई साहित्य का कुछ वो अगर इंग्लिश में अनुवाद करना चाहें, मुझे लगता है कि वो काफी आसान है उनके लिए और आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश या जो भी भाषाएं आती हैं, जैसे कि अभी मैं एक नॉवल पढ़ रही थी, जवाहर और एडवीना, तो वो एक्चुअली ओरिजिनली वो फ्रेंच में लिखा गया था और उसका अनुवाद किसी ने हिंदी में किया था। तो लेकिन मुझे फ्रेंच समझ में नहीं आती है, तो मैं आई थिंक उसका बहुत धन्यवाद है लेडी का जिसने उसे हिंदी में लिखा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद मैं ये सोचना चाहूंगी कि कुछ विद्यार्थी शायद हमारे इंग्लिश से हिंदी में भी बहुत बड़े उपन्यास तो नहीं, लेकिन शायद छोटी कविताएं और कुछ कहानियां वो अनुवाद में कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद। तो मुझे लगता है कि हम हमेशा जारी ही रखेंगे। मैं अधिक समय नहीं दूंगी आप सबका, क्योंकि मुझे मालूम है और भी बहुत कुछ है कहने को बहुत लोगों के पास। और हमारे विद्यार्थी जो हैं अधिकतर मुझे लगता है कि 7-8 वर्ष की आयु से लेकर 20-21 वर्ष की आयु तक के होते हैं, और उनमें से वास्तव में कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का कि हिंदी का नहीं होता है। वे लगभग हमारे यहाँ जीसीएसई या ए लेवल्स के बराबर की हिंदी वो सीखते हैं, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी परीक्षाएं हम देते हैं। तो मुझे लगता है कि वही अभी हमारे लिए मुझे लगता है कि वो काफी है, लेकिन अगर इससे अधिक हम आगे कर बढ़ना चाहें तो हमें यहाँ के विश्वविद्यालयों से ऑब्वियसली संपर्क करना पड़ेगा। 1-2 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई भी जाती है, और कैम्ब्रिज वाले आईजीसीएसई की भी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन उनकी जो हिंदी की परीक्षा है जीसीएसई के बराबर की नहीं होती है, वो थोड़ी डिफरेंट है। वो जहाँ पर लोगों की भाषा हिंदी सेकंड एज अ सेकंड लैंग्वेज जैसे भारत में या ईस्टर्न कंट्रीज में है, तो उनके लिए वो अधिक उपयुक्त था बजाय के यूके और यूरोप या शायद यूएस में भी। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। शायद मेरा आज का वक्तव्य जो था, जो अनुवाद के बारे में उतना नहीं था, लेकिन हिंदी संबंधी के बारे में था। धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए इंग्लैंड से डॉक्टर श्रीमती सुरेखा चोफला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं कजाकिस्तान से डॉक्टर दरिगा कोको एवा जी को। आप अल फराबी कजाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कजाकिस्तान में ओरिएंटल स्टडीज संकाय के मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया विभाग की प्रमुख हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर दरिगा कोको एवा जी। सभी को नमस्कार। मुझे बहुत खुश है कि आज इस शाम के समय आप लोगों के साथ यानी सारे दुनिया भर में हिंदी प्रेम वालों के साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रही हूँ। इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए डॉक्टर माधुरी रामधारी को भी मेरे आभारी है। बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में मुझे क्या कहना है। कजाकिस्तान में हिंदी साहित्य किस तरह से अनुवाद कर रही है, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी चर्चा करना पड़ेगी। अगर इजाज़त है तो आप मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। मेरा पास प्रेजेंटेशन है, हो सकता है? जी भार्गव जी,
हाँ जी जी, सर। माफ कीजिए, क्या कहा आपने दरिगा जी, क्या चाहती हैं? मैं अपना प्रेजेंटेशन है उसको मैं शेयर करना चाहती ओ, हूँ शेयर करना चाहती, मैं आपको, जी जी, मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। अब आप कर, धन्यवाद। जी जी, अब आप कोशिश कीजिए। जी जी धन्यवाद। ये देख पा रहे कजाकिस्तान हैं? में जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कजाकिस्तान में हिंदी साहित्य कैसा अनुवाद कर रही है, उससे पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि इसी साल हमारे विश्वविद्यालय में 90 साल का त्योहार मनाने वाले हैं। कजाक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में ओरिएंटल स्टेज फैकल्टी इस साल से पहले खोला गया है। इसमें भारतीय विभाग काम कर रही है आजकल। इस विभाग में लगभग 5 शिक्षक काम कर रहे हैं। इस शिक्षकों के द्वारा आजकल हिंदी साहित्य की कहानियां का अनुवाद हो रही है। उदाहरण के लिए ये थोड़ा सा छोटी सी किताब यानी कहानी डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र जी की किताब मेरी तरफ से अनुवाद हो चुकी है। शायद इस किताब की प्रकाशित भारत में होगी। मुझे बताया गया है कि ये किताब अभी खजराक में उसकी छपाई हो चुकी है। इस किताब में दो प्रोफेसर उपेंद्र जी ने क्या कहना चाहा, उसने भारतीय दर्शन की खोज करने का प्रयास किया और इस किताब से भारतीय प्रकृति को दिखाना चाहते थे। इसलिए ही हम कज़क भाषा में भारतीय प्रकृति कैसी है, भारत का समाज कैसे है, इसके बारे में हम कज़क भाषा में दिखाना चाहते थे। और दूसरी किताब ये है जो हमारी MA डिग्री का छात्र ने अनुवाद किया। ये 2 किताबों का अनुवाद किया उन्होंने। जरीना ये भारत के लोक कथा नथी शंकर जी की कितना क्रिया। और दूसरी किताब ये नानी की कहानी रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण जी किताबों का अनुवाद किया। आजकल हमारे विद्यार्थियां जो हिंदी सीखते हुए हमारा सब विद्यार्थियां और जो हिंदी प्यार करते लोग हमारी अनुवाद की मदद से भारत को जानते हैं और भारत की संस्कृति समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा अनुवाद शायद आप लोग जानते होंगे कि संतोष चौधरी उनकी किताब जलतरन का अनुवाद हमने किया। इस अनुवाद को हमारा MA डिग्री का छात्र तोरण जी ने किया है। इस किताब में भारतीय म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है। इसके भारतीय म्यूजिक को भारतीय म्यूजिक की प्रकृति कैसी है उसको समझने की कोशिश की तोरण ने। और तीसरे अनुवाद हम महादेवी वर्मा जी की क्रियाओं को हमारी छात्र नजर के जी डॉक्टर इसकाक वज़ीर जी की मदद से अनुवाद करने की कोशिश की। और उसमें हम उनकी कविताओं को हिंदी से रूसी में हमने अनुवाद किया। मैंने शुरू में बताया कि आने वाले साल में हमारे विश्वविद्यालय के 90 साल आने वाले हैं। इसी त्योहार में हम भारतीय साहित्यों में से कई किताबों का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से आप लोग देख रहे हैं जो छोटे बच्चों के लिए, जो पहले कोर्स के छात्रों के लिए
ये छोटी सी किताबें के अनुवाद और 4 किताबों के अनुवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी भी किताबों की या कहानियों की अनुवाद करने के लिए किसी भी देश की संस्कृति अच्छी से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी से नहीं जानते हैं किसी और देश की संस्कृति नहीं जानते हैं, तो हम इस अनुवाद को ठीक से नहीं दे सकते। इसलिए हम हमारे विद्यार्थियों का अनुवाद करने से पहले भारत की संस्कृति जानने के लिए हमेशा फिल्मों को दिखाते हैं और वार्ता भेजते रहते हैं, क्योंकि अगर हर आदमी जो हिंदी की कोई भी किताबों का अनुवाद करना चाहते हैं, तो इस समाज को अपनी आंखों से देखना है, अपनी मन से महसूस करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा हमारे विद्यार्थियों को भारत भेजते हैं और भारतीय से संबंध कई फिल्मों को दिखाते रहते हैं। हमारी तरफ से ऐसी ही किताबों के अनुवाद हो चुके हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप दे सकते हैं। इस सुंदर वक्तव्य के लिए कजाकिस्तान से डॉक्टर दरिगा कोकोएवाजी को हार्दिक धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनु भार्गव जी को मंच सौंपता हूं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। मंच संचालन के लिए आपका स्वागत है श्री अनु भार्गव जी। अच्छा मेरा अनम्यूट किया। हाँ, माफी चाहूंगा मैं म्यूट पर था तो आप शायद मुझे सुन नहीं पाए हैं। दरिगा जी, आप अपना स्क्रीन शेयर, मेरे ख्याल में मुझे अभी आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसको आप रुकेंगी? उसको मैं क्या बंद कर सकती हूँ? अभी देख रहे हैं खोज कर रहे हैं। जी मैं आपको रिमूव स्पॉट, हाँ जी अब ठीक है जी। धन्यवाद जी। हाँ, सभी को धन्यवाद। प्रकाशवीर जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। और इन कार्यक्रमों में जुड़ने का यही एक फायदा होता है कि आपको अच्छे अच्छे विद्वानों को सुनने का अवसर मिलता है। आज बहुत ही सार्थक वक्तव्य सुनने को मिले कई वक्ताओं से, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और इससे पहले कि मैं जो काम मुझे दिया गया है, आज के मुख्य अतिथि को मैं बुलाऊं, श्री हेमचंद्र पांडे जी को, मैं 2 शब्द अपनी तरफ से कहना चाहूँगा अनुवाद के बारे में, बहुत संक्षेप में। पहली बात तो ये कि जैसे जैसे दुनिया छोटी होती जा रही है, मेरा ख्याल है कि अनुवाद की महत्ता और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे हमारे पास संचार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं सरलता से, उनको देखते हुए अनुवाद की बहुत ज़रूरत होगी। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी तकनीकी जो हमारी आगे बढ़ रही है, उससे अनुवाद सरल भी होता जाएगा, है ना। तो विशेष रूप से जो कृत्रिम मेधा की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें भी अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अभी शायद अनुवाद जो मशीन से होता है
वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक आदमी कर सकता है, लेकिन मैं खुद तकनीकी से जुड़ा होने के कारण कह सकता हूं कि वो समय दूर नहीं है जबकि ये अनुवाद मशीन के द्वारा भी लगभग उतने ही अच्छे हो पाएंगे जितना कि एक आदमी कर सकता है। और जब ये अनुवाद सरल हो जाएंगे तो अनुवाद की जो मात्रा है एक भाषा से दूसरी भाषा में वो बढ़ेगी। और मेरा सोचना है कि अगर ऐसा होता है तो हमारी आपस में एक दूसरे के प्रति समझ भी बढ़ेगी, है ना। जितना ज्यादा अधिक अनुवाद होगा एक भाषा से दूसरी भाषा में, उतनी ही हमारी एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। और आशा है कि उस समझ को बढ़ने से हमारा जो विश्व है वो एक बेहतर जगह बन पाएगा रहने के लिए, है ना। तो इस संक्षेप से अपनी टिप्पणी के बाद मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं हमारे आज के अध्यक्ष श्री हेमचंद्र पांडे जी को आमंत्रित करते हुए। आज जैसा कि माधुरी जी ने कहा, जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो श्री हेमचंद्र पांडे जी से बेहतर नाम मुझे नहीं दिखता, जिन्होंने अपना पूरा लगभग जीवन जो है अनुवाद के अध्ययन और अध्यापन में लगाया है। श्री हेमचंद्र पांडे जी रूसी भाषा से विशेष रूप से अनुवाद में उनका महारत हासिल है। वो एक भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। आपने रूसी से हिंदी में समकालीन रूसी साहित्य की कृतियों के अनुवाद किए हैं। आपकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं अनुवाद शास्त्र में उन्होंने लिखी है व्यवहार से सिद्धांत की ओर, समसामयिक हिंदी व्याकरण उनकी एक किताब है, अनुवाद अनुशीलन, रूसी भाषा का व्याकरण, अंग्रेजी भाषा का व्याकरण। बहुत सी किताबें हैं, मैं अगर उनके सबके नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपने जो हासिल किया है अनुवाद की दिशा में वो काबिल तारीफ है और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में हैं। श्री हेमचंद्र पांडे जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 2005 में सेवानिवृत्त हुए और वो अब हौज खास नई दिल्ली में रहते हैं। हौज खास नई दिल्ली से मुझे भी अपनी कुछ पुरानी यादें आ गईं। मैं IIT दिल्ली में पढ़ा करता था, जो कि बिल्कुल हौज खास के बिल्कुल पास में है। तो श्री हेमचंद्र पांडे जी को मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद अनूप भार्गव जी। आप थोड़ा अपना कैमरा ऊपर करेंगे आप? हाँ, अब बेहतर। जी हाँ, अब हम देख पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनूप भार्गव जी आपके इतने विनम्र शब्दों के लिए। और आपने जो IIT का नाम लिया वहाँ पास ही में हूँ, बल्कि हमारा संस्थान तब इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन स्टडीज कहलाता था। हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं थी तो हमारी कक्षाएं IIT के अंदर ही चलती थी। जी 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 जी, नहीं मुझे ध्यान है, मैं बिल्कुल जी। बहुत पुरानी बात है जी जी जी। और मैं ये माधुरी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज कुछ साहित्यिक अनुवाद के विषय में कुछ बोलने का के लिए आमंत्रित किया है। बाकी सभी प्रतिभागी मेरे लिए अपरिचित हैं। अब आज परिचय हो गया इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है, परंतु मुझे एक दिखाई दे रही है उल्फत मुखीबवा ताशकंद से। जी, उनसे मैं परिचित हूँ, वो भारत आती रहती थी। एक बार ताशकंद में भी मैं उनसे मिला हूँ और उनके संस्थान में भी गया हूँ। बाकी सभी प्रतिभागी मेरे लिए अपरिचित थे और आज उनके वक्तव्यों के द्वारा मेरा उनसे परिचय हो गया है। आज का आयोजन यूं तो साहित्यिक अनुवाद के बारे में था, परंतु हमें उसके विविध रूप देखने को मिले। ये स्वाभाविक है क्योंकि अनुवाद के भी कई पक्ष होते हैं और जब कोई विदेशी भाषा सीखने लगता है, जैसे मैंने रूसी भाषा सीखी, जब धीरे धीरे जब भाषा आने लगती है तो मन करता है कि इस भाषा को मैं अपनी भाषा में उतारूं। अपने आप एक स्वाभाविक रूप से अनुवाद करने की इच्छा पैदा होती है। शायद आपने जब हिंदी सीखी होगी, आपके मन में भी धीरे धीरे जब आपका हिंदी का ज्ञान बढ़ता गया होगा, आपके मन में आया होगा कि कुछ अनुवाद किया जाए। और आरंभ करने के लिए प्रायः कविता सबसे पहले आती है क्योंकि वो छोटी होती है। कहानियां उपन्यास तो बहुत बड़े होते हैं, वो
नए विद्यार्थी को डराते हैं। कविता आकर्षित करती है। तो शायद जिनका भी साहित्यिक अनुवाद की तरफ रुझान होता है, सबसे पहले कविता से आरंभ करते हैं। यदि उनमें कवि हृदय होता है तो वो उसे जारी रखते हैं, परंतु बाद में वो कविता को छोड़ देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है तो फिर कहानियों का अनुवाद शुरू करते हैं। उसमें सफलता मिलती है, संतुष्टि होती है, तो फिर उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। फिर जब भाषा की बारीकियों से, क्योंकि 2 साल में या 1 साल में भाषा की बारीकियां नहीं आ जाती हैं, उसमें कुछ समय लगता है। जैसे जैसे भाषा की बारीकियां समझ में आने लगती हैं, तब उनका मन करता है कि अब कुछ कविताओं का भी अनुवाद किया जाए। इसलिए आज के प्रतिभागियों से बहुत कुछ सुनने को मिला। कविता के अनुवाद पर तीन प्रतिभागियों ने बोला। इजराइल, क्षमा कीजिएगा मुझे सबके नाम याद नहीं हुए हैं, और ये लैपटॉप में ये साइट खुल नहीं रही थी, इसलिए मुझे मोबाइल में ही देखना पड़ा। इसका अभ्यास कम है मुझे, तो सबके नाम मुझे याद नहीं रहे हुए, मैंने लिख लिए हैं। और उनमें किसी नाम के बोलने में अगर मैं अशुद्धि करूंगा, इसलिए मैं क्षमा करता चाहता हूँ कि मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने नोट कर रखे हैं। आधा अधूरा नाम लेने से अच्छा ऐसे कहूंगा कि सबसे पहले इजराइल के वक्ता थे, उन्होंने कविता के अनुवाद के बारे में बोला, और वो वास्तव में मुझे लगता है कि उनका रुझान कविता की ओर है। मतलब आरंभ से लेकर के अभी तक उसी ओर है, इसलिए भाषा की बारीकियों को वो अच्छी तरह समझते हैं। प्रेमचंद की बात है, प्रेमचंद के बारे में भी का भी नाम लिया गया 2 वक्ताओं ने। तो अनुवाद के लिए प्रेमचंद बहुत अच्छे बैठते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कृतियां होती हैं जिनमें सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश बहुत अधिक विद्यमान रहता है, उसका हम सही से अनुवाद कर नहीं सकते। तो इसके बारे में मेरा विचार तो यह है कि अनुवाद के पाठक को भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि जिस देश के साहित्य का अध्ययन कर रहा है, अनुदित रूप में वो अपने आप को उस देश में ले जाए। जैसे किसी कजाकिस्तान ठंडा देश है, अब वहाँ के सर्दी का वर्णन हिंदी में आ नहीं सकता है, तो इसलिए अगर कुछ कमियां रह जाएं तो पाठक को चाहिए कि अपने को कजाकिस्तान में ऐसा अनुभव करे कि मैं कजाकिस्तान में हूँ। और वहाँ की जो बर्फीला मौसम है, या गर्मियों में भी क्या होता है कि शायद अंग्रेजी में भी इस तरह का शब्द होगा, कजाक भाषा में भी होगा, जैसे हॉट और वार्म है अंग्रेजी में, रूसी में भी इसके लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। हिंदी में हमारे लिए एक ही शब्द है, गर्म। ठीक है, तो अब ये इस तरह का कभी कभी आता है, रूसी में, अंग्रेजी में भी आता होगा कि आज मौसम, टुडे इट इज वार्म, लेट अस गो आउट, ऐसा रूसी में अक्सर कहते हैं। मैं रूसी वाक्य नहीं बोल रहा हूँ। अब यह वार्म शब्द है, इसका अनुवाद गर्म करेंगे तो इसका अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसका अनुवाद करते समय लिखता हूँ, आज मौसम सुहावना है, चलो बाहर चलते हैं। उनके लिए हल्की गर्मी जो है वो सुहावना मौसम है। तो इस तरह से अनुवादक पाठक को चाहिए कि अपने को उस परिवेश में ले जाए और फिर अनुवाद करे। और सांस्कृतिक बातें जहाँ तक उनका सही से अनुवाद किया नहीं जा सकता, इसलिए उन संकल्पनाओं को पाठक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, इसी तरह शिष्टाचार के नियम अलग अलग होते हैं हर देश में, शिष्टाचार का भी पूरी तरह अनुवाद नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके सबने देखा होगा, हिंदी में जी का बहुत प्रयोग होता है, अंग्रेजी में नहीं होता है। अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो जहाँ आवश्यक है हमें जी जोड़ देना चाहिए। अगर हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं, जी का हमें छोड़ना पड़ेगा, या कोई और आधा सूचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि पश्चिमी भाषाओं में कि माय डियर, इस तरह के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। अब हिंदी में हम नहीं करते हैं, मेरे प्यारे, हम नहीं करते हैं इस तरह का प्रयोग। तो इस अनुवाद करते समय हमें इनको, या मैं तो ये करता हूँ कि इनको छोड़ देता हूँ, या अगर संभव होता है तो उससे मिलता जुलता कोई हिंदी का शब्द डाल देता हूँ, या हिंदी के किसी प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग करके उसका अर्थ व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बेटा शब्द है, बेटा, अब अगर माय डियर सन, हिंदी में तो हम नहीं बोलेंगे इस तरह से,
तो हम कुछ उसके लिए कुछ लगा देंगे, बेटू या इस तरह का कोई शब्द लगा देंगे, ठीक है। तो इस अंग्रेजी में मैंने देखा है और रूसी में भी कि इस तरह के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, तो इनका अनुवाद करना संभव नहीं है। इसी तरह शिष्टाचार की भाषा भी सब भाषाओं में अलग अलग होती है। तो इस तरह से कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जिन भाषाओं के नाम लिए गए, कज़ाक, हिब्रू, अंग्रेजी, और एक तरफ ये भाषा है, दूसरी तरफ हमारी अपनी भारतीय भाषा है, और तीसरी तरफ जापानी। मैं जापानी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अनुवाद में एक शब्द का प्रयोग करता हूँ अनुवाद सिद्धांत में, सजातीय भाषाएं और विजातीय भाषाएं। सजातीय माने ऐसी भाषाएं जिनके हिंदी से समानता है, और विजातीय भाषाएं जिनकी हिंदी से असमानता है। तो अंग्रेजी हमारे लिए विजातीय भाषा है, अंग्रेजी हम अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी अनुवाद के मामले में विजातीय भाषा है। इसी तरह हिब्रू भी विजातीय भाषा है। हिब्रू संभवतः कुछ कुछ अरबी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों सेमिटिक भाषा हैं। तो अरबी भी हिंदी से बहुत भिन्न है, हिब्रू भी हिंदी से बहुत भिन्न है। तो मेरे लिए ये विजातीय भाषाएं हैं, इसलिए इसमें अनुवाद की समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं। भारतीय भाषाओं के बीच में अनुवाद में समानता है, तो इसलिए ये हमारे लिए सजातीय भाषा है। तीसरा, मैंने जापानी का नाम लिया था, क्योंकि जापानी और हिंदी में वाक्य में शब्दों का क्रम लगभग समान है, इसलिए दूर होते हुए भी हमारे लिए वो सजातीय भाषा है। कुछ मामलों में व्याकरण में भी बहुत सी समानताएं हैं। तो इन सब का मैं उद्धृत नहीं करना चाहता, और अच्छी तरह ये सब जानता भी नहीं हूँ। यहाँ पर इसका मतलब ये अवसर भी नहीं है। इसके अलावा साहित्यिक अनुवाद में अलग अलग तरह की, एक ही रचना में अलग अलग तरह की बोलियों का प्रयोग हो जाता है। कोई अगर ग्रामीण अंचल की कृति है, उसमें गांव की बोली लिखी जाए, बोली में संवाद आएंगे, उनका अनुवाद भी आप किस भाषा में करेंगे? अगर आप हिंदी से अंग्रेजी या हिंदी से हिब्रू में कर रहे हैं, वहाँ के कौन से गांव की बोली बोलेंगे? या अंग्रेजी से हिंदी में कर रहे हैं, तो हम कौन सी बोली करेंगे? तो इसलिए इस तरह का अनुवाद आंचलिक भाषा में करना संभव नहीं है। मेरा अपना ये विचार है। उसको जो आम भाषा है उसी में करना चाहिए, क्योंकि उसमें जिस भाषा में वो लिखी गई है उसमें वहाँ का एक रंग आता है, वहाँ का एक रंग आता है, चित्र आता है। जब आप उसको बदल देते हैं तो वो सब छूट जाता है। तो इस तरह साहित्यिक अनुवाद में बहुत सी चीजें छूट जाती है, जिसके लिए पाठक को अपने आप को उस परिवेश में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह मैंने संक्षेप में कुछ बातें सोची थी, कहूँगा, जो आपके लिए शायद रोचक हो। तो ये फिर से बता दूं कि जब हम नई नई भाषा सीखते हैं, तो जब थोड़ी भाषा आने लगती है, मन करता है कि कुछ अनुवाद किया जाए। और हम शुरू करते हैं कविता से, फिर गद्य में आ जाते हैं, फिर जब और अच्छी तरह से बारीकियां समझ में आने लगती हैं, तो फिर से कविता की ओर मुड़ने लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे आपका भी हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी ध्यान इसी क्रम से अनुवाद में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरी आपको शुभकामनाएं हिंदी से अपनी भाषा में अनुवाद करने के लिए। आपके भविष्य में आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पांडे जी। आपने एक बात जो कही वो मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और इत्तेफाक रखता हूँ। आपने जैसे कहा कि अनुवाद हम लोग अक्सर कविता से शुरू करते हैं क्योंकि वो आसान होती है, लेकिन फिर आपने जो बात कही कि फिर हम गद्य के बाद फिर से कविता की ओर लौटना चाहते हैं, क्योंकि कविता का जो अनुवाद है वो मेरे अनुसार, और आप करेंगे कि थोड़ा कठिन भी होता है। मतलब छोटी तो होती है इसलिए हम उससे शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कविता का अनुवाद निश्चित रूप से गद्य के अनुवाद की तुलना में कठिन है, उसके साथ न्याय करना। तो फिर से उसकी तरफ लौटने की इच्छा होती है, कविता की तरफ, जब हम उसमें पारंगत हासिल कर लेते हैं। तो एनीवे, चलिए, ये मेरा छोटा सा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव श्री शुभांकर मिश्रा जी को। वो हमारे बीच में हैं।
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हमारे सभी वक्ताओं और सभी युवा साथियों का धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में, और एक बार पुनः बार बार धन्यवाद। भार्गव जी ने आपको धन्यवाद दिया और मैं भी विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे साहित्यिक विमर्श में जुड़े जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है आज के समय में। हम सब ने ये देखा कि कैसे तकनीकी विकास हो रहा है, और उसमें जैसा कि आदरणीय भार्गव जी ने कहा, आदरणीय पांडे जी ने कहा कि कैसे अनुवाद अपनी प्रासंगिकता के साथ आज चल रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे जी, रूसी अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हार्दिक आभारी हूँ। सर, आप हमसे जुड़े। बेशक आप यहाँ किसी को कम लोगों को जानते हो, लेकिन मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, दिल्ली से जानता हूँ। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में आते थे, मैं वहीं पे क्षेत्रीय भाषा एकक में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत था। आप 2005 में सेवानिवृत्त हुए, उसके बावजूद भी आप आते रहे, और आपसे हमारा तब, जबकि आप प्रतिष्ठित अनुवादक और वरिष्ठ साहित्य कर्मी थे, तो मैं प्रशिक्षु अनुवादक था और आपके आपके अनुसरण करता था। तो बहुत बहुत आभार। आपको सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं श्री शय राहत जी का, जो इजराइल से जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अनुवाद के महत्व के बारे में बताया, बड़ी गंभीर चर्चा की आपने। बहुत बहुत आभार आपका। मैं श्री आयान कंसल जी का आभारी हूँ। आयान जी, आपकी कविता अशोक चक्र जो अंतिम पंक्ति थी वो बहुत अच्छी लगी, वो बहुत रिदमिक लग रहा था। बहुत बहुत आभार आपका। आपकी न केवल का अनुवाद अच्छा था, बल्कि आपका जो अंग्रेजी में लिखने की शैली है वो भी बेहतरीन था। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सुश्री अली पवेबा बोटा कजाकिस्तान से जुड़ी हुई, मैं उनका आभारी हूँ। आपने कजाकिस्तान के बारे में बताया, उसके साहित्यिक संदर्भों के बारे में बताया, उस पर गंभीर विमर्श किया। हार्दिक आभारी हूँ आपका। मैं डॉक्टर मरीना रिमशा जी का, इजराइल से जुड़ी हुई, उनका आभारी हूँ। माफ करिएगा यदि आप, जैसा कि पांडे जी ने भी कहा, आदरणीय पांडे जी ने भी, कि नाम में कुछ गलतियां हो तो माफ करिएगा। मेरी तरफ से भी, मैं अपनी तरफ से भी माफी चाहता हूँ। ठीक है। आपने भाषिक कौशलों की बात की, अनुवाद की बारीकियों के बारे में बताया, और आपने ये कहा कि क्या मुझे ये अनुवाद जारी रखना चाहिए। मैं इसका आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल जारी रखिए। आप बहुत अच्छी अनुवादिका है, और निश्चित रूप से आप एक प्रतिष्ठित अनुवादक के श्रेणी में आएंगी, और अभी आप हैं अनुवादक की श्रेणी में, प्रतिष्ठित अनुवादक हैं। आपकी कविता, आपके जो अनुवाद का जो कौशल है वो भावपूर्ण है और कौशलपूर्ण है, मैं कहूँगा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा जी, जो इंग्लैंड से जुड़ी है, मैं उनका आभारी हूँ। आपने विस्तार से अनुवाद के क्षेत्र के बारे में बताया, कार्यों के बारे में बताया। बहुत बहुत आभार मैम आपका। मैं डॉक्टर दरीगा कोकेबा जी कजाकिस्तान से जुड़ी हुई है, उनके बारे में आप विशेष रूप से आभारी हूँ। आपने प्लेथोरा ऑफ ट्रांसलेटेड बुक्स, जो मुझे आपकी रचनाओं को देख करके, प्रेजेंटेशन को देख के लगा था, आपका अनुवाद का इतना विशाल अनुभव है। निश्चित रूप से हम सबको, हिंदी भाषी लोगों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। कि बहुत बहुत आभार आपका, और आपको आगे के लिए साधुवाद, शुभकामनाएं। मैं अनु भार्गव जी, जो हमसे अक्सर जुड़े रहते हैं, हमारे साथ बड़े भाई की तरह, अग्रज की तरह हमसे जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वचन हमें हमेशा मिलता रहता है। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं विशेषकर आभारी हूँ माधुरी रामधारी जी का, आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय का। आपके निर्देशन में हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसकी प्रस्तुति इस तरह से कुशलतापूर्ण तरीके से आपके समक्ष आ रही है। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मैं उसके अलावा आभारी हूँ श्री विश्व हिंदी सचिवालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का, जो इस प्रक्रम से जुड़े हुए हैं, प्रकाशवीर जी का, और सचिवालय के सभी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं एक बार पुनः पुनः आभारी हूँ। अंत में, चूंकि अनुवाद की बात करते रहे हम सब, मैं स्वयं एक अनुवादक, मैंने अपना करियर अनुवादक से शुरू किया था। मैं शिक्षक था, लेकिन बतौर शौकिया अनुवादन का काम करता रहा। अब तक मेरी 10 पुस्तकें छप चुकी हैं अनुवाद में, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, राजकमल प्रकाशन से। तो मैं एक छोटी सी बात, जो कि अक्सर मैं कहता हूँ, और जो कि बड़ा ऐप्ट है यहाँ के लिए, कि अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे, अमेरिकन राइटर हुआ करते थे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उनका कहना था कि वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप,
and miles to go before Wesley. इनकी इस कविता का अनुवाद मैं यहाँ पर, जो आप सब जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, और एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ कि वो अनुवाद था कि गहन सघन मनमोहक बन करूँ मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बता, अभी कहाँ आराम बता, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो बीलो मुझको चलना है, बीलो मुझको चलना है। मैं चाहता हूं कि इस यात्रा में हम सबको अभी और बीलो चलना है, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबका सहयोग सरोकार इसी तरह विश्व हिंदी सचिवालय के साथ बना रहेगा। आप हमें इसी तरह सहयोग करते रहेंगे और हिंदी को वैश्विक धरातल पर पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से। मैं शुभंकर मिश्र आप सबको एक बार पुनः हार्दिक आभारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस। धन्यवाद शुभंकर जी, आपके धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। और अब हम इस कार्यक्रम को अंत करना चाहेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, लेकिन अगर आप लोग जुड़े रहना चाहें और बातचीत करना चाहें तो आपका स्वागत है। सबको धन्यवाद और नमस्कार।